हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू क्लाउडेमी आईएएस। तो आज से हम घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो घटना चक्र की कंबाइंड बुक आती है उसी के अंतर्गत जितने भी है, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है, ऊपर जो पहले लिखा रहता है। जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज बुक होती है, बट इसमें यूपी पीएससी के ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास पहला टॉपिक है हमारा। 1 बाय 1 टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये हमारा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और ये 1774 में की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो हुई थी वो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत हुई थी। ये मैकाले की नियुक्ति इसमें की गई थी प्रथम कानूनी सदस्य के रूप में। ठीक है, तो हमारा 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। चार्टर अधिनियम 1813, इसके अंतर्गत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। और चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। नेक्स्ट है हमारा सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो ये हमारा जो एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट, इसी के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। और जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को अपने राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो हमारा ये चार्टर एक्ट 1833 का था। इसी में भारतीय लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए प्रशासन में, क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी। इसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय या क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश क्रम एवं वर्ण अथवा इनमें से कोई एक कारण कंपनी के अधीन पद या सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और यह वह पहला कानूनी प्रावधान था जिसमें भारतीयों के लिए प्रशासनिक पदों में प्रवेश का मार्ग खुला। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद में नामित सदस्यों के रूप में प्रवेश मिला। मतलब यहाँ से 1833 से इंडियंस जो है प्रशासन में, ब्रिटिश प्रशासन जो था उसमें प्रवेश करने लगे थे। और 1861 का जो ये एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके अंतर्गत विधायी परिषदों में भी
इंडियंस को नामित किया जाने लगा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये हमारा जो एक्ट था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति परंतु मतदान का अधिकार नहीं। अधिनियम के तहत 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो ये कब बनाई गई थी? तो हमारा जो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसी के अंतर्गत आपका जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन यानी राज्य परिषद जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, जबकि निचला सदन केंद्रीय विधानसभा इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो गया था। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है इसमें। ठीक है, क्योंकि भारत में आधुनिक मेरिट आधारित भारतीय सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1954 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1855 से प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी, लेकिन भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप बनाए गए नियम 1922 में ICS की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम हो गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो ये तो जो हमारा था भारत सरकार अधिनियम 1919 का। ऑप्शन ए, 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज पाँचवीं की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये हमारी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। इसमें यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के विधान परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो थी वो हमारी आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से ये प्रेरित है डायरेक्टली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और भारत सरकार अधिनियम 1919 ये भी नहीं, 1909 भी नहीं है, 19 भी नहीं, 61 भी नहीं। इसमें दो जो है 1935 में ये किया गया था और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है,
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे तो सर मॉरिस ग्वेर थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ यानी भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन जो शुरू किया गया था तो ये 1919 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। 1935 में जो ये 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो आरक्षित यानी रिजर्व और दूसरे थे हस्तांतरित यानी ट्रांसफर। हालांकि यह केंद्रीय द्वैध शासन और प्रस्तावित भारत संघ के प्रावधान व्यवहार में कभी लागू नहीं हो सके, क्योंकि रियासतों ने इसे जुड़ने से मना कर दिया, इसलिए यह व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो ये भारत सरकार अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाँ इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने, जो प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात था, केंद्र में द्वैध शासन लागू किए जाने का प्रावधान किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ यानी भारत संघ यानी फेडरेशन के नाम से स्थापित किया गया। ठीक है। तो यही है, उसमें और कुछ है नहीं है। और उसके शामिल किया गया इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बना हुआ था, परंतु संघीय व्यवस्था कभी लागू नहीं हो पाई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल यानी वायसराय के पास थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसके पास थी? तो गवर्नर जनरल के पास थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एक स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, तो देखो लिखित संविधान तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आया था, और क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है। और विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, ये प्रावधान किया गया था। इसमें एक संघ की योजना भी थी 1935 में, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेशन भी था, समावेशन भी था। ठीक है। तो ये तीनों हमारे सही हैं, लेकिन हमारा पहला ही गलत हो गया, क्योंकि 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। भारत के लिए भारतीयों की संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया। ठीक है। और उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि भारत में वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध जैसे कि
संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, जैसे 6 प्रांतों में संयुक्त प्रांत, बिहार, असम, मद्रास, बम्बई, बंगाल में द्विसदनी व्यवस्था की गई थी, और केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन यही किया गया था। फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। हालांकि इस अधिनियम के संघीय भाग के लागू न होने से इसके संघात्मक सरकार एवं केंद्र में द्वैत शासन जैसे प्रावधान अस्तित्व में नहीं आ सके और 1919 के अधिनियम के तहत लागू व्यवस्था ही जारी रही। हालांकि मतलब जारी नहीं होते, लेकिन ये सारे प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो ये बर्मा था भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग होकर पृथक क्राउन उपनिवेश बना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्मात्री सभा का विचार, मतलब किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसमें देखो पहला ए ऑप्शन ही सही है, क्योंकि M.N. राय ने 1934 में ये शब्द प्रयोग किया था। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्ति इच्छाओं पर आधारित शासन यानी स्वराज की बात एक वक्तव्य में कही थी। हालांकि इसमें संविधान सभा का प्रत्यक्ष या शब्दतः उल्लेख नहीं था। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की योजना के और प्रस्ताव सर्वप्रथम मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह विकल्प न होने के कारण इसमें 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार M.N. राय ने दिया था। ठीक है। तो अगर कोई संस्था का नाम होता तो यहाँ पे आ जाता स्वराज पार्टी, लेकिन वहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं। तो M.N. राय ने भी ये सब कहा था, तो 1934 में ही कहा था। हालांकि स्वराज पार्टी ने मई में कहा था और इनका जो है सितंबर वगैरह निकल के आया था समय, तो वो सटीक है, लेकिन ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन के अंतर्गत किया गया था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने के अधिकार को स्वीकृत 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत दी थी, तथा फिर एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कृष्ण मिशन 1942 में दिया था। ये कहा था कि, और ये भी कहा था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड्स इसके सदस्य नहीं थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के निकाय के बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर ब्रिटिश नौसेना मंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख के अनुपात में था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान
सभा निर्माण होनी थी और प्रांतों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो ये 10 लाख पे था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। प्रथम बार अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम बार अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की व्यवस्था की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेगी। मतलब योजना की मतलब प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा हो गई थी 24 अगस्त 1946 को, लेकिन 2 सितंबर को कार्यभार ग्रहण करने की बात की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो इसमें श्री राजगोपालाचारी ये सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, लेकिन ये एस राधाकृष्णन नहीं थे इसमें, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा भी नहीं होता है। ये जो हमारा प्रावधान था भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, तो ये भी गलत है। प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। ठीक है। संविधान सभा के प्रांतीय सीटों के लिए सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। और इसमें योग्यता क्या रखी गई थी कि कर देने की, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। ठीक है। भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसमें 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप भी बना। ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में
से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो जो है इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट, क्योंकि इसका असर तो था ही संविधान पे, और उद्देश्य प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया गया है, क्योंकि हम भारत के लोग पहला शब्द दिया गया है, तो ये भी सही है। लेकिन राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया इसमें। और भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछ लिया है, स्टैटिक। तो हमारा ये सी ऑप्शन सही, इसमें 12 अधिवेशन कुल टोटल हुए थे। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय भी लगा था। ज्ञाता भी हो कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन है, तो ये थोड़ा सा एरर है, लेकिन मोस्टली ये सही माना जाता है। ठीक है। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन यानी 165 दिन का कुल अवधि 165 दिन में हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार संविधान के वस्तुतः कुल 11 अधिवेशन ही हुए थे। 24 जनवरी 1950 को पृथक सत्र के रूप में लेने पर ही सही उत्तर विकल्प सी होगा। और इसमें देखो 11 ऑप्शन भी नहीं अगर होता तो मोस्टली 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन 12वां वो मान लिया जाता है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो 12 हम मान सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। हालांकि जैसा ऑप्शन हो वहाँ अपना ऑप्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की अंतरिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो जो अंतिम बैठक थी तो ये 24 जनवरी 1950 की थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यही एग्जैक्ट टाइम है वैसे तो। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये हमारे BN राव साहब थे। ठीक है। तो भारतीय संविधान निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था ये किसने तैयार किया था, इसके बारे में हमको बताना है। तो ये प्रारूप जो है BN राव जी द्वारा ही तैयार किया गया था। ठीक है। और सारे ऑप्शन हैं ये सारे गलत हैं, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन का जो इसमें जो डेट दी हुई हैं सारी की सारी डेट्स गलत हैं इसमें, क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं मिला है। क्योंकि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है
जिसको हम मान सके। ये एक जो है 25 नवंबर और 14 नवंबर है, तो इनको एक सटीक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो है इन चीज़ों को ऐसे एग्जैक्ट डेट है नहीं, तो इसको थोड़ा सा देखना है हमें। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो हमारा भारत का जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को पूर्णतया तैयार हो गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसके अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया जाएगा। लेकिन तैयार होने की जब बात आएगी तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार था। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था, क्योंकि संविधान सभा ही बना रही थी। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया यानी अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से लेकर आखिरी तक की गतिविधियों को हमको घटनाक्रम में इसमें कालक्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसमें आएगा सबसे पहले क्या आएगा कि इसको यहाँ देख लेते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को, और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि जो थी 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक हो गई है, फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति हो गई, उसके बाद अंगीकृत अधिनियमित हो गया और ये हमारा जो है प्रवृत्त हो गया। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उन्हीं के कथन और कारण उसको बताना है आपको कौन सा सही है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, और सेकंड है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका, दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, परंतु ये स्पष्टीकरण नहीं करता, RA का स्पष्टीकरण नहीं करता, क्योंकि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतया सक्षम माना जाता है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्यों एवं विचारों को ग्रहण किए हैं, अतः गृहीत संविधान भी कहा जाता है। हालांकि प्रमुख विद्वान इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया मौलिक और विशिष्ट संविधान मानते हैं। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हैं, परंतु स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये हमारा महात्मा गांधी का वक्तव्य था।
भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था। यह कथन किसका है? तो ये आइवर जेनिक्स का कथन है, क्योंकि प्रस्तुत कथन ये जो आइवर जेनिक्स का है, उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। सॉरी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी प्रस्तुत द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न स्टोन ऑफ ए नेशन में वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसमें कुल टोटल 15 महिला सदस्य थी। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि संविधान सभा की प्रांतीय समितियों का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें सरदार पटेल जी प्रांतीय समितियों के अध्यक्ष था। तो इसमें कुछ समितियां हैं और उसके अध्यक्ष हैं, उसको हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे हैं। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों की संबंधित समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन यानी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक एवं जनजाति और उपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उपसमिति एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। मतलब संचालन समिति और कार्य संचालन में ये कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उसमें संविधान सभा की समितियां दी गई हैं और समितियों के अध्यक्ष दिए गए हैं। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के थे सॉरी ये गलत हो गया, ये नहीं है, ये संघीय जो समिति थी इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति थी, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मौलिक अधिकार उप समिति के तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाता है सी ऑप्शन 4132। संविधान सभा की समितियों में संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया संबंधी नियम समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब और मौलिक अधिकार उप समिति के तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे प्लस डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये एन. गोपालास्वामी अयंगर थे, अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला शाह, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर
एन माधव राव और डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद टीटी कृष्णामाचारी को समिति में शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाला स्वामी थे, अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, दोनों लोग थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। तो 29 अगस्त 1947 को इसका प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 19 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शेष 6 सदस्य थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DV केलकर, ठीक है, DV केलकर और हार्डिकर, पटाभी सीतारामैया तथा तदर्थ झंडा समिति का सदस्य और संविधान निर्मात्री परिषद के ने 23 जून 1947 को गठन किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर अम्बेडकर, KM पडिक्कर, सरदार उज्ज्वल सिंह, फ्रैंक एंथोनी, SN गुप्ता। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। अभिष्ट उत्तर B होगा। आचार्य JB कृपलानी किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित है। तो देखो, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी कभी भी नहीं रहे हैं, और ये तथाकथित है, जिसमें जो लोग गलत उत्तर देते हैं। तो या तो राजेंद्र प्रसाद अगर आएगा, संविधान निर्मात्री की बात आएगी तो राजेंद्र प्रसाद हो गए, और वैसे तो हमारे जो कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति की गई थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। नेक्स्ट है स्रोत, संविधान के स्रोत। तो संविधान का स्रोत, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार। तो ऐसा करते हैं, इतना ही अपलोड करते हैं वीडियो। ठीक है। अगला जो है अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।